साथ महेंद्र श्रीवास्तव और जे टीवी पर लगातार हमारे प्रोग्राम आते हैं दिल की बात, जिंदगी लाइव, और हम ऐसे पॉलिटिकल लोगों से मिलवाते हैं आपको जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, संगठन के क्षेत्र में काम करते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी की अगर अपन आज बात करें कि भाजपा आज किस मुकाम पे खड़ी हुई है और भाजपा की शक्ति क्या है, एक बड़ा सवाल आज सामने खड़ा हुआ है कि भाजपा की इतनी बड़ी शक्ति आज हुई कैसे और भाजपा इतने आगे क्यों बढ़ी। इसको लेकर कई बार हमने संगठन के लोगों से बात की, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के सांसद और जो जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में काम करते हैं उनसे भी हमने बातचीत करी इस बात को लेकर। तो आज मेरे साथ एक बड़ी शख्सियत है, युवा है, संगठन में जिन्होंने काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, पदों पर आप रहे, उस युवा से आज हम लोग बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में शक्ति जो आई है वो शक्ति कैसे आई है और भाजपा हमेशा हर चुनाव को कैसे जीत रही है। चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे युवा से, उनसे आपकी मुलाकात भी हम करवाते हैं। मेरे साथ आज हैं अजय तिवारी से, ये आज हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए सर। अजय तिवारी आज हमारा साथ हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की शक्ति क्या है। अजय जी, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं आज करता हूं। और आज आपने मुझे अवसर दिया, मेरे 2 दिन पहले आपसे जब मेरी बात हुई आपने सहज उसको स्वीकार कर लिया और आज आप हमारे चैनल पर आप हैं। मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की, और उससे पहले मैं आपकी बायोग्राफी के बारे में बात करूं। आप राजनीति में कब से आए, कब से सक्रिय हुए और कौन कौन से पदों पर आप रहे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मेरे मन की बात सुनने के लिए मुझे अवसर दिया। जहां तक प्रश्न है राजनीति का या सामाजिक जीवन का, तो बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक के रूप में एक वैचारिक आधार पर काम करने का जो संकल्प लिया था, धीरे धीरे चलते चलते आज संगठन के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के स्नेह से आज समाज जीवन में, संगठन में और समाज में अपनी एक पहचान एक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करने में मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ हद तक सफल हुआ हूं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से जो संगठन के हमारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया और वो संगठन जिसने हमको वैचारिक आधार दिया, मैं हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि आज समाज जीवन में सर उठा के काम करने के अगर काबिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं विचारधारा का और संगठन का बहुत बड़ा योगदान है। आपने भाजपा को क्यों चुना? भाजपा को चुनने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि एकमात्र वैचारिक रूप से चलने वाली पार्टी, वैचारिक आधार पर चलने वाली पार्टी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आत्मसात करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है वो धर्म के साथ, संस्कृति के साथ और देश के साथ जड़ों से जुड़ा हुआ है। और ये एकमात्र पार्टी है जो हमेशा इस चीज को स्वीकार करती है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना आधार मान के काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने का विचार किया। आपने विचार किया, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पद पर भी रहे आप जी। कोई उपलब्धि है आपके उस समय की? मेरा ऐसा मानना है कि एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जितना काम कर सकता था, संगठन के नीचे के स्तर तक जाकर जितना संगठन खड़ा कर सकता था, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, मैं ऐसा मानता हूं कि मैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसमें सफल भी हुआ। क्योंकि राजनीति में जो परिणाम है, आपके कार्य का जो आकलन है, वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुनाव में जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर तय होते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस मंडल में मुझे काम करने का अवसर मिला, उसके देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, हमारा नेतृत्व का कहीं ना कहीं सार्थकता थी, हमारे नेतृत्व की जो प्रामाणिकता थी और जो हमारे विधायक के उम्मीदवार थे कहीं ना कहीं उनकी जो प्रामाणिकता थी, उनका जो कद था, उसका कारण था कि ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी मुखर्जी मंडल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में विजयी हुई और यही रिकॉर्ड हमने लोकसभा चुनाव में भी दोहराया। जी, आप बात कर रहे हैं मंडल अध्यक्ष आप रहे, और अगर मैं बात करता हूं जन भागीदारी समिति के आप 2 बार अध्यक्ष रहे। विपक्ष इस बात को कहता है सबसे फेल्योर कार्यकाल रहा तो अजय तिवारी का रहा, क्या आपने उस समय कोई काम नहीं किया? निश्चित रूप से अगर विपक्ष इस बात को कहता है तो मैं तो कहता हूं कि सांच को आज नहीं, प्रत्यक्ष रूप से को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे जन भागीदारी समिति में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते संगठन ने अवसर दिया और जब कॉलेज में पहली बार जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं अपना पदभार लेने के लिए पहुंचा था, तो यह देखना मेरे लिए बड़ा दुखद था। कहीं ना कहीं मन में इस चीज की टीस थी, क्योंकि इसी महाविद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूँ। मैं लगभग 12 वर्षों के अंतराल में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 12 वर्षों के अंतराल में महाविद्यालय परिसर में जब पहुंचा तो वो यथा स्थिति में था, कुछ भी परिवर्तन मुझे वहाँ ऐसा दिखा नहीं।
जो जैसा था वो वहीं इसी तरह से जैसे हम छोड़ के गए थे वो उसी स्थिति में था। और उसी दिन मैंने पहली बैठक में हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ समिति की हमने बैठक की थी, हमने उस दिन ये संकल्प लिया था कि इस महाविद्यालय की तस्वीर बदलेंगे। और मैं आज गर्व से आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ चल के देखिए महाविद्यालय परिसर का जो कायाकल्प हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कार्यकाल में हुआ है, मुझे अवसर मिला उस परिवर्तन को करने का। निश्चित रूप से पूरे महाविद्यालय परिसर का आमूलचूल परिवर्तन करने का काम और तत्कालीन जो उच्च शिक्षा मंत्री अर्चना दीदी चिटनिस थे उनके आशीर्वाद से और हमारे जो तत्कालीन विधायक थे माननीय चावला जी, उनके आशीर्वाद से ये जो काम हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुआ, हमारा शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ, लंबे अंतराल के बाद महाविद्यालय परिसर की पूरी कायाकल्प हुआ। इसीलिए उसी का परिणाम है कि आज छात्रों और छात्राओं की संख्या वहां पहले से 3 गुनी हो गई है। ये हमारे कार्य की सफलता है, क्योंकि मैं यही कहता हूँ प्रमाण की आवश्यकता, जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने कंप्यूटर कोर्स की शुरुआत की, हमने महाविद्यालय में जो भवन की कमी थी उसको पूरा किया। गर्ल्स का हमारी छात्र, क्योंकि इस महाविद्यालय की विशेषता है जो सक्षम लोग हैं बाहर चले जाते हैं और आसपास के गाँव के बच्चे और अधिकतम जो छात्राएं हैं वो छात्राएं इस महाविद्यालय परिसर में आती है। उन छात्राओं को एक स्वस्थ वातावरण मिले, एक सुरक्षित वातावरण मिले और शिक्षा के लिए उनको बेहतर वातावरण मिल सके, उसके लिए हमने प्रयास किया। एक सर्व सुविधा गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जितना हम कर सकते थे हमने कंप्यूटर कोर्सेज की शुरुआत की, ताकि वो अपने जीवन में शिक्षा के माध्यम से अपने स्तर पे अपने बूते पे खड़े होकर स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके, उसकी हमने यह चिंता की थी। जी अजय, आज मैंने सब कल आपसे बात की थी, हमने टाइटल दिया था भाजपा की शक्ति क्या है। देश में भाजपा जिस तरीके से बढ़ रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मध्य प्रदेश में भाजपा बढ़ रही है, छोटे चुनाव में भाजपा बढ़ रही है, तो आखिर इस भाजपा की शक्ति है क्या? कैसे भाजपा इतनी आगे बढ़ी? भाजपा की जो मुख्य शक्ति है, हमारी नीति और नियत दोनों बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व और सक्षम भारत। नेशन फर्स्ट की जो नीति है, जो पार्टी विद डिफरेंस को लेकर हम चलते हैं, एक संगठन के ऊपर आधारित, एक विचार के ऊपर आधारित और विचारधारा के ऊपर आधारित और एक सक्षम और सुदृढ़ राष्ट्र के लिए जो हम काम करते हैं, अपनी संस्कृति को उत्कर्ष पे पहुंचाने के लिए जो हम काम करते हैं, यही जो हमारी नीति है और जो हमारा नियत है, उसकी जो स्पष्टता है, कहीं ना कहीं वही हमारी मजबूती का सबसे बड़ा कारण है। और हमारे नेतृत्व की जो मजबूती है, आज इतने अंतराल के बाद आज अगर देश अपनी पूरी ताकत के साथ सर ऊंचा करके खड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की मजबूती है, हमारी विचारधारा की सार्थकता है और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उदय का दौर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत है। अगर बात करते हैं मनासा विधानसभा क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की, तो मनासा विधानसभा क्षेत्र भाजपा के यहाँ के विधायक हैं, सरकार भाजपा की है, तो मनासा का विकास आप कैसे देखते हैं? मनासा का विकास निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास की ओर मनासा अग्रसर है। मैं एक बात के लिए मनासा के हमारे निवासियों को हमेशा साधुवाद देता हूँ कि चाहे संसाधनों की यहाँ कमी रही हो, लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के व्यापारी वर्ग ने, यहाँ के किसान वर्ग ने अपने पुरुषार्थ के बल पर मनासा का जो विकास किया है, निश्चित रूप से शासन का सहयोग तो मिलता है और अब शासन का सहयोग भी मिल रहा है सभी तरफ से। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। अगर हम सड़क की, क्योंकि मुख्य चीज है स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल, पानी, इन तीनों की जो सुविधाओं में हमारे यहाँ जो बढ़ोतरी हुई है, जो सुविधाओं का विकास हुआ है, निश्चित रूप से मनासा सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सेवाओं में हमने सुधार किया है। आज सड़कों का जाल गांव के अंतिम छोर तक है, तहसील के अंतिम छोर तक सड़कों का जाल है और जो नई योजनाएं प्रस्तावित है निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास करेगी। और अब गांधी सागर का पानी जो खेतों तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से किसान समृद्ध होगा और पेयजल के लिए हर घर को पीने का शुद्ध जल मिलेगा। ये सरकार की प्राथमिकताओं में है, जो कि अब योजनाएं जो कभी हम सुना करते थे आज मूर्त रूप ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कहीं ना कहीं उपलब्धि है और हमारे जो सक्षम जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व का प्रभाव है कि हम सभी दिशा में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अजय, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पेयजल की आप बात कर रहे हैं, सड़कों की आप बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, तमाम काम आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने यहाँ पर किए हैं, तो कुछ ना कुछ तो जनप्रतिनिधि के प्रयास रहे होंगे इसमें। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि हमारे जो विधायक हैं वो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायकों में शुमार होते हैं। हमारे जो क्षेत्र के सांसद हैं वो देश के सर्वश्रेष्ठ सांसदों में शुमार होते हैं और उनकी श्रेष्ठता का और उनकी सक्रियता का परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में सफल हो रहे हैं।
हमने कभी नहीं सोचा था कि मनासा चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय के अंदर हम डायलिसिस की सुविधा दे पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि डायलिसिस की सुविधा नॉमिनल चार्ज पे, बहुत कम शुल्क पे यह उपलब्ध है। आपकी जितनी भी जांचें हैं, सबसे मिनिमम अगर कहीं जांच का शुल्क है तो मनासा चिकित्सालय में है, जो कि श्रेष्ठ मशीनें हैं, जो बेस्ट इक्विपमेंट्स है, उनके थ्रू वो जांच होती है। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, छोटे बांधों में कालिया खो से लेके गंगा बावड़ी के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको जो बजट में लाए हैं, ये हमारे विधायक कहीं ना कहीं माधव जी मारू की सक्रियता का परिणाम है। और एक क्षेत्र की हमारी एक जो उम्मीद जगी थी सड़क को लेकर, बांसवाड़ा कोटा का जो बहुप्रतीक्षित हाईवे था, निश्चित रूप से बहुत से लोगों के मन में ये बार बार सवाल उठता है कि उस हाईवे का क्या हुआ। वो प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के कारण कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट में शिथिलता आई है। तो उसके विकल्प के रूप में एक दिन जब चर्चाओं के बीच में बैठे थे, तो माननीय सांसद जी भी मनासा में उपस्थित थे। माननीय सांसद जी और विधायक जी ने जब आपस में चर्चा की, तो विधायक जी ने तत्काल एक प्रस्ताव रखा कि क्षेत्र अपनी तरक्की के लिए या अपनी प्रगति के लिए किसी चीज का इंतजार नहीं करता है। तो जो एक्सप्रेसवे बना है, उनने ये प्रस्ताव दिया कि नीमच से लेकर उस एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए, नीमच से एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक 4 लेन का मार्ग अगर मनासा के बीच में से निकलेगा तो निश्चित रूप से ये भी हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे ये जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मैं बड़ा गर्व से बात कर रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है 4 लेन का, ये प्रोसेस में आ चुका है, जो कि एक्सप्रेसवे से उसको सीधे जोड़ेगा। मनासा विधायक ने इस बात को रखा? जी, मनासा विधायक ने रखा और सांसद जी ने तत्काल इसकी स्वीकृति दी। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हम जब कोरोना से जूझ रहे थे, तो जो हमारे विधायक जी के प्रयास है, उसके लिए मुझे कुछ बहुत ज्यादा उनको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों ने उनके प्रयासों को, उनके सब प्रयासों को बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उसी का परिणाम था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रदेश में विकासखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बनने वाला पहला ऑक्सीजन प्लांट मनासा के लोगों की जागरूकता से और विधायक जी के नेतृत्व से मनासा में बनना संभव हुआ। हमने हर 100 बेड का अस्पताल, जो कि किसी विकासखंड क्षेत्र के लिए एक सपना हो सकता था, वो 100 बेड के अस्पताल की स्वीकृति अगर विधायक जी ने की है, तो मैं निश्चित रूप से विधायक जी को और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इतनी चिंता की है। रहा सवाल पेयजल का और सिंचाई के लिए योजनाओं का, तो छोटे छोटे बातों की स्वीकृति के अलावा गांधी सागर का जो प्रोजेक्ट अब सैंक्शन हुआ है, उसमें सांसद जी की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारे विधायक जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित रूप से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा और हर नल तक चंबल के पानी से हम अपनी प्यास बुझा पाएंगे। शायद इससे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं होगी, जो कि भागीरथी प्रयास हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों ने किए हैं। पर विपक्ष इस बात को कहता है कि मनासा में कोई विकास नहीं हो रहा है, मनासा के विधायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष बोलता है। विपक्ष अपना काम करता है और मैं तो ये कहता हूं कि विपक्ष अगर विरोध भी करे तो सकारात्मक तरीके से अपना विरोध करे। अगर अच्छा काम होता है, आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन अच्छे काम के लिए अगर आप जिस दिन तारीफ करना शुरू कर देंगे तो आपके विरोध को भी लोग इतनी गंभीरता से लेंगे। अजय जी, इलेक्शन आ रहे हैं, वापस नगर पालिका के बात करें, पंचायत की, जनपद की बात करते हैं, तो भाजपा किस मुकाम पे मनासा विधानसभा में खड़ी रहेगी? भाजपा जिस ताकत के साथ आज खड़ी है, दुगनी ताकत के साथ भाजपा वापस से सारे निकायों में, सारी जनपदों में और सारी पंचायतों में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा के लिए काम करता है। हमारा कार्यकर्ता पार्टी की बुलंदी के लिए काम करता है। अगर कहीं बाहर भी पार्टी जीतती है तो हमारा कार्यकर्ता यहाँ प्रसन्न होता है, तो उसके क्षेत्र में तो पार्टी को कभी नहीं हारने देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और बात, बड़ा सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार एक युवा है, भाजपा ने युवाओं को जोड़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश, हमारा जो देश है, ये विश्व में युवा देश के नाम से पहचाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में निवास करती है और मैं गर्व के साथ ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरा युवाओं का संगठन है। युवाओं को जितना महत्व, जितना सम्मान, हम ये कहते हैं कि जो वरिष्ठ है उनका मार्गदर्शन मिले, वरिष्ठों को सम्मान मिले और युवाओं को काम मिले। इसी आधार पर संगठन ने जब काम करना शुरू किया और जिला अध्यक्ष के रूप में जब पवन जी पाटीदार हमारे बीच में आए, तो पवन जी की जो सक्रियता है, उनने कहीं ना कहीं संगठन ने जो उनके ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास के ऊपर जो खरे उतरे हैं और संगठन को उनने नीचे तक जाके तो जीवित करने का प्रयास किया है और एक एक कार्यकर्ता से जीवंत संवाद करके उन्होंने जो संगठन को एक नया जीवन दिया है, पूरी ताकत के साथ इस संगठन को खड़ा किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके सुखद परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अजय जी, आप बड़ी बातें बड़ी कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी में? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को पाता हूं और निश्चित रूप से मैं एक सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं, जो इस कार्यकर्ता के दायित्व के साथ इस पार्टी से जुड़ा हूं, जुड़ा रहूंगा और जीवन के अंतिम सांस तक कार्यकर्ता बना रहूंगा।
अगर बात करें, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश माना जाता है और मनासा में अगर अपन देखते हैं जो जिस प्रकार से किसान अपनी उपज को लेकर आते हैं, लगातार परेशान होते हैं, रोड पे गाड़ियां खड़ी रहती है, कृषि मंडी कहीं ना कहीं छोटी है, इसके लिए भाजपा ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से आपका कहना सही है और इसमें एक सकारात्मक पक्ष में यह देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों की और मंडी की प्रामाणिकता है कि किसानों का जो विश्वास है इस मंडी के ऊपर है। और ये बात सत्य है कि कुछ जगह की भी कमी है। तो हमारे विधायक जी अभी जब भोपाल प्रवास पर थे, निश्चित रूप से वो जब भी जाते हैं तो क्षेत्र की कुछ न कुछ योजना अपने मन में लेके जाते हैं। और अभी वर्तमान में मैंने देखा है कि वो विकास जी नरवाल जो कि चेयरमैन है मंडी बोर्ड के, उनसे उन्हें चर्चा भी की है, मंडी के विस्तार के लिए चर्चा की है ताकि मंडी में सुविधाओं को बढ़ा सकें। मंडी में शेड का निर्माण तो प्रारंभ होने वाला है कि शेड का निर्माण तो बनने शुरू होने वाला है और मंडी क्षेत्र का थोड़ा विस्तार हो ताकि मंडी का जब विस्तार होगा तो व्यापारियों को भी अंदर सुविधाएं मिलेगी और किसानों को भी सुविधाएं मिलेगी। और जब दोनों ही वर्गों को सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से मंडी का भी विकास होगा, क्षेत्र को भी सुविधाएं मिलेगी और यहाँ की तरक्की होगी। एक और बात सवाल बड़ा आता है यहाँ पे कि यहाँ के जो सांसद है सुधीर गुप्ता, उन्होंने नीमच जिले के लिए कुछ नहीं किया, विपक्ष कहता है इस बात। निश्चित रूप से विपक्ष ने जब भी कहा है और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में हमको देखने को मिला है कि पहली बार जब सुधीर जी चुनाव लड़े थे तो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते थे और दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो उस अंतर को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाते हुए वो चुनाव जीते थे। विकास को देखने का और विकास को महसूस करने का अपना अपना तरीका है। मुझे अगर मेरे घर के पड़ोस में विकास हो, अगर वही विकास नजर आता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हमारे आसपास भी कहीं विकास हुआ है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको नीमच रेलवे स्टेशन का देता हूँ। आज नीमच में जितनी ट्रेनों की सुविधाएं बढ़ी है, भारतीय जनमानस में चारों धाम यात्राओं को लेके जो एक कहीं ना कहीं भाव रहता है, आप नीमच रेलवे स्टेशन से चारों धाम की यात्राओं के लिए आपको ट्रेनें नीमच स्टेशन से मिल जाएगी, जिस सुविधा के लिए आपको रतलाम, चित्तौड़ या कहीं आगे जाना पड़ता था। एक सेंट्रल स्कूल और नीमच में मिला है, जो नीमच में मेडिकल कॉलेज का जो सेंक्शन हुआ है, ये हमारे सांसद जी की एक बड़ी उपलब्धि है। और मनासा क्षेत्र के लिए जो चंबल के पानी के लिए जो उनके प्रयास चल रहे हैं, जो 4 लेन के लिए जो उनका प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से मनासा के विकास में एक मील का पत्थर ये योजना साबित होगी। और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि और एक अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित होकर काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जिनको देश में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करने के लिए अनवरत जुटे रहते हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में जो ये रिकॉर्ड मतों से बढ़ोतरी है, ये अगले चुनाव में भी जनता के आशीर्वाद से बढ़ोतरी के रूप में ही मिलेगी, क्योंकि इस तरह के सक्रिय सांसद और इस तरह के सक्रिय विधायक मिलना ये क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमको समय दिया और इतनी सारी आपने बात की। देखते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत के, कमल कितना खिलता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।